तो अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। ये तीसरी वल्नरेबिलिटी है हमारी वास्ट टॉप 10 की पूरी लिस्ट के अंदर। हम पढ़ चुके हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल एंड क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। सो इंजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन फ्लॉज आर वेरी कॉमन इन एप्लीकेशंस टुडे। दिस फ्लॉज अकर बिकॉज द एप्लीकेशन इंटरप्रेट्स यूज़र कंट्रोल इनपुट एज कमांड्स और पैरामीटर्स। इंजेक्शन फ्लॉज जो है वो बेसिकली इसलिए इतने होते हैं और आजकल वेबसाइट्स में इतने ज़्यादा इसलिए निकल रहे हैं बिकॉज जो वेबसाइट्स होती हैं वो यूज़र सप्लाइड डाटा को एज इट इज़ एज अ कमांड रन कर देती है या एज इट इज़ उसको किसी पैरामीटर के अंदर एग्जीक्यूट करवा देती है। मतलब जो एक यूज़र ने सप्लाई किया डाटा, फ़र्ज़ करें मैं जाता हूँ गूगल के ऊपर एंड यहाँ पे अगर मैं अपना ये इसको कहते हैं यूज़र सप्लाइड डाटा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिखूँ अगर मैं साइबर सिक्योरिटी जॉब्स, तो ये यूज़र सप्लाई डाटा है और ये हमने जो सप्लाई किया डाटा वो यहाँ पे जाके उसने एज अ कमांड या एज अ पैरामीटर इसने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इसको कहते हैं यूज़र सप्लाई डाटा या फिर यूज़र कंट्रोल्ड इनपुट उसको कहा जा सकता है, मतलब जिसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम इस इनपुट के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे टैग्स वगैरह, हैश टैग, कुछ भी जो हम चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं एंड वो जाके पीछे एग्जीक्यूट होगा या रन वगैरह होगा। Injection attacks depend on what technologies are used and how these technologies interpret the input. Some common examples include SQL injection and command injection. अब जो इंजेक्शन अटैक्स होते हैं वो डिपेंड करता है आपकी टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, आप वेबसाइट पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टेक्नोलॉजी या डिफरेंट फ्रेमवर्क्स वगैरह की डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं डाटा को इंटरप्रेट करने का, मतलब एग्जीक्यूट वगैरह करने का डाटा को जो कि हम इनपुट कर रहे होते हैं। उसमें से कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो है वो एक यहाँ पे है एसक्यूएल इंजेक्शन और एक है हमारे पास कमांड इंजेक्शन। ये बेसिकली अटैक्स हैं। ठीक है, इस इंजेक्शन वाले कैटेगरी के अंदर बहुत सारे होते हैं, उसमें से दो यहाँ पे मेंशन हुए हैं। ठीक है, दिस अकर्स व्हेन यूज़र कंट्रोल्ड इनपुट इज़ पास्ड टू एसक्यूएल क्वेरीज। ये एसक्यूएल इंजेक्शन कब होता है? जब यूज़र कंट्रोल्ड इनपुट, मतलब जो हम इनपुट कर रहे हैं यूज़र सप्लाइड डाटा जो मैंने आपको समझाया उसको यूज़र कंट्रोल्ड इनपुट भी बोल सकते हैं। ये एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब यूज़र कंट्रोल्ड इनपुट ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फिल्ट्रेशन एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर रन हो जाता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट एन अटैकर कैन पास इन एसक्यूएल क्वेरीज टू मैनिपुलेट द आउटकम ऑफ सच क्वेरीज। अब अटैकर क्या कर सकता है? उन एसक्यूएल क्वेरीज को मैनिपुलेट करके उसके अंदर से डिफरेंट आउटकम्स अपने ले सकता है। अगर अटैकर चाहे तो किसी एक एसक्यूएल क्वेरी के अंदर अपना उस एसक्यूएल क्वेरी को हैक करके और उसके अंदर उसको बोल देगा। एसक्यूएल बेसिकली क्या होता है? एक सर्वर होता है, सर्वर सॉरी एसक्यूएल बेसिकली क्या होता है? एक डेटाबेस होता है, उस डेटाबेस के ऊपर जिस लैंग्वेज पे वो डेटाबेस रन हो रहा होता है उसे कहा जाता है एसक्यूएल, विच स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं गूगल पे जाके आपको दिखाऊँ एसक्यूएल, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन इन रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है डाटा को डालने के लिए, डाटा को निकालने के लिए, डाटा को अपडेट करने के लिए और कस्टमाइज्ड वे में उसका आउटकम लेने के लिए। तो एसक्यूएल क्वेरीज के अंदर जो जब हम यहाँ से फर्स्ट करें, हम चलते हैं किसी एक वेबसाइट के ऊपर विच इज़ डेमो डॉट टेस्ट फायर डॉट नेट। इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो बेसिकली एक फ़ेक वेबसाइट है। मतलब ये पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ एक दफ़ा। तो ये जो वेबसाइट है ये एक फेक वेबसाइट है, एक टेस्टिंग वेबसाइट है, जस्ट डेमो साइट है। तो अगर हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालते हैं, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ एडमिन एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ रूट पासवर्ड। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो होगा क्या कि हमारा जो इनपुट हमने यहाँ डाला वो जाएगा पीछे डेटाबेस के पास। मैं अपने यहाँ पे स्क्रीन पर खोल लेता हूँ, वो डालते हैं यहाँ पे और ये आ गया स्क्रीन पेन। सो बेसिकली होता क्या है, जो भी हम अपना इनपुट डालते हैं इस लॉगिन पैनल के अंदर, मैंने यूज़र नेम डाला यहाँ पे एंड इधर अपना पासवर्ड डाला, ये बेसिकली क्या होगा, जाएगा फिर एक रिक्वेस्ट बन के जाएगी, पोस्ट रिक्वेस्ट, या जिस एक रिक्वेस्ट जाएगी पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, सर्वर के पास, सर्वर के पास ये जाके सर्वर को बोलेगी कि भाई आप ये चीज़, ये है हमारा सर्वर, सर्वर को बोलेगी आप ये यूज़र नेम पासवर्ड चेक करो, ये यूज़र नेम एंड ये पासवर्ड चेक करो क्या ये सही है या नहीं है, ये इसमें से क्या चीज़ सही है। तो सर्वर फिर जाएगा अपने डेटाबेस के पास जो नीचे यहाँ से इससे कनेक्टेड है, ये है इसका डेटाबेस। ठीक है, ये है सर्वर का
डेटाबेस हमारे पास, इसके अंदर सारा डाटा स्टोर हुआ हुआ है। वो जाएगा डेटाबेस के पास, उस सारी यूजर नेम को चेक करेगा इन पासवर्ड को। अगर वो उसको नहीं मिलेगा डेटाबेस के अंदर, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, तो वो रिस्पांस भेज देगा। रिस्पांस में क्या होगा कि भाई हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है और आपने जो डाला है वो यूज़र नेम पासवर्ड गलत डाला है। तो अब ये जो डेटाबेस है, इसके अंदर एक क्वेरी रन करता है। ये सर्वर डेटाबेस को एक क्वेरी भेजता है। उस क्वेरी के अंदर क्या होता है, सेलेक्ट username, select this password from tables and from this where username equals to this, और वो उसको वेरीफाई कर रहा होता है। अगर तो उसको मिल जाता है तो वो यहाँ भेज देता है कि सही है, अगर नहीं मिलता तो वो भी बता देता है कि ये गलत यूज़रनेम पासवर्ड है। तो ये होता है एसक्यूएल क्वेरीज, और इस तरीके से एसक्यूएल क्वेरीज पीछे रन होती हैं। तो अटैकर क्या कर सकता है, अपने इस यूज़र कंट्रोल्ड इनपुट से, अब ये जो यहाँ पे इनपुट हम सप्लाई कर रहे हैं ये हमारा कंट्रोल्ड है, इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। इसको हम बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं, इसको हम बर्बसूट से कैप्चर करके इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल्ड है, और अगर इसके अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो डेटाबेस के पीछे जाके क्वेरी में वही रन होगा। वो क्यों रन होगा, बिकॉज वेबसाइट जो एक वल्नरेबल वेबसाइट है, वो उसको टेस्ट नहीं कर रही, उसको फ़िल्टर वगैरह नहीं कर रही जो हमारा यूज़र कंट्रोल्ड या यूज़र सप्लाइड डाटा है, एज इट इज़ उसको विदाउट एनी फिल्ट्रेशन पीछे डेटाबेस के ऊपर जाके रन कर रही है। दिस कुड पोटेंशियली अलाउ अटैकर टू एक्सेस, मॉडिफाई एंड डिलीट इन्फॉर्मेशन इन अ डेटाबेस व्हेन दिस इनपुट इज़ पास्ड इनटू डेटाबेस क्वेरीज। ये जो वल्नरेबिलिटी होगी सीक्वल, जिससे एक हम अपना सारा सीक्वल की क्वेरीज रन करवा सकते हैं, उससे अटैकर मॉडिफाई कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और डिलीट कर सकता है सारी इन्फॉर्मेशन को जो डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है, जब भी वो सीक्वल क्वेरी डेटाबेस से पास होगी। दिस वुड मीन एन अटैकर कुड स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज पर्सनल डिटेल्स एंड क्रेडेंशियल्स। इसका मतलब कि जो अटैकर है वो आपके डेटाबेस के अंदर से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी चुरा सकता है, मतलब कि कुछ पर्सनल डिटेल्स होती हैं जैसे कि क्रेडेंशियल्स वगैरह। क्रेडेंशियल्स क्या होता है, क्रेडेंशियल्स बेसिकली कहते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड के कॉम्बिनेशन को। अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊं तो एक होता है हमारा यूज़र नेम, फ़र्ज़ करें हमारा यूज़र नेम आ गया यहाँ पे एडमिन, एंड उसके बाद कुछ इस तरह के कॉलन लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है PASSW0RD पासवर्ड। तो यूज़र नेम पासवर्ड का ये जो कम्बिनेशन है इसे कहा जाता है क्रेडेंशियल्स। अब इसके अंदर हो सकता है जीमेल पासवर्ड हो, कुछ भी, तो वो एक लॉगिन करने की जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं हम क्रेडेंशियल्स। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है कमांड इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन क्या होता है, कमांड इंजेक्शन इज अ vulnerability that occurs when an attacker manipulates input fields to inject malicious commands into a vulnerable application. This can lead to unauthorized execution of arbitrary commands on the targeted server, potentially resulting in data breaches, system compromise और unintended operations. अब ये कमांड इंजेक्शन जो होता है ये किस तरह की वल्नरेबिलिटी होती है, जिसके ज़रिए अटैकर सर्वर के ऊपर कमांड्स रन कर सकता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक टर्मिनल है ना, काम करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा टर्मिनल खोलते हैं, राइट क्लिक न्यू विंडो, एंड जैसे कि ये हमारा टर्मिनल है, हम इसके ऊपर कमांड्स अगर रन करेंगे, जैसे कि अगर रन करते हैं PWD, एक कमांड है। अगर मैं रन करूँ हु एम आई, तो ये एक कमांड है। अब इसका जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, वेबसाइट्स के ऊपर कुछ इस तरह का डाटा पीछे जा रहा होता है जो कि इस तरह की कमांड लाइन के ऊपर एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसमें फिर अटैकर क्या करता है, उस डाटा को या उस इनपुट को मैनिपुलेट करता है, वहाँ पे अपनी कमांड्स रन करता है। ये हो सकता है अटैकर जो हो वो इस तरीके से लिखे, जैसे कि $, ये लिखा हुआ हो, यहाँ पे कॉलन डला हुआ हो, // और यहाँ पे कोई कमांड लिख दे हु एम आई। ठीक है, इस तरह का होता है कि एक छोटे से कहीं पे छुपे हुए किसी ऐसी जगह पे उस कमांड को लिख के एंटर किया जाता है, जिससे वो जाता है फ़िल्टर जब हो भी रहा हो तो उसको भी बाईपास कर देती हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो हम क्या कर पाते हैं, अटैकर क्या कर पाता है इससे, सर्वर के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर जो उसका सिस्टम है, उसका जो सर्वर है जहाँ से वो वेबसाइट चल रही है, उसके ऊपर कमांड्स रन कर लेता है। अब हमने अगर कमांड लाइन एक्सेस ले लिया और हमने कमांड रन कर ली, हम किसी जगह पे अगर कमांड रन कर सकते हैं तो हम वहाँ पे फिर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी से मुराद क्या है कि पोटेंशियली रिजल्टिंग इन डाटा ब्रीचेस वगैरह भी हो सकती हैं, सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो सकता है उसका पूरा, और अनइंटेंडेड ऑपरेशन मतलब वहाँ से हम जो है यूज़र्स को डिलीट कर सकते हैं, वेबसाइट को डाउन कर सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर
वेबसाइट के ऊपर सारा फेक डाटा डाल सकते हैं, वेबसाइट्स को डिलीट कर सकते हैं, वेबसाइट के यूज़र्स को हम रिडायरेक्ट कर सकते हैं अपनी फेक वेबसाइट्स के ऊपर, एंड डिफरेंट चीज़ें हम कर सकते हैं। दिस अकर्स व्हेन अ यूज़र इनपुट इज़ पास्ड टू सिस्टम कमांड्स। ये तब होता है जब यूज़र का इनपुट किया हुआ जो डाटा होता है वो सिस्टम कमांड्स की तरह सिस्टम के अंदर एज अ कमांड रन हो रहा होता है, या सिस्टम कमांड्स से पास हो रहा होता है। एज अ रिजल्ट एन अटैकर कैन एग्जीक्यूट आर्बिट्री सिस्टम कमांड्स on application servers, potentially allowing them to access users systems। और एज अ रिज़ल्ट फिर अटैकर जो होता है वो आर्बिटरी सिस्टम कमांड्स को एग्जीक्यूट कर लेता है। आर्बिटरी का मतलब जो मेलिशियस होती हैं, जो कुछ खतरनाक होती हैं, जो जिनसे नुकसान पहुंच सकता है, वैसी कमांड्स वो आपके सिस्टम्स के ऊपर रन कर देगा। अब काफ़ी सारी ऐसी भी कमांड्स होती हैं जिनको आप रन करेंगे तो उसके अंदर से किसी एक ख़ास वेबसाइट से वो मालवेयर डाउनलोड करके उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे के और उसको रन कर देगा। ठीक है, मालवेयर रन हो गया तो मतलब पूरे कंप्यूटर आपका कंप्रोमाइज़ हो सकता है रैंसमवेयर डाल दे वो, बाद में आपसे पैसे मांगे। तो इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कमांड इंजेक्शन से। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का बग होता है। ठीक है, द मेन डिफेंस फॉर प्रिवेंटिंग injection attacks is ensuring that user controlled input is not interpreted as queries or commands। there are different ways of doing this यूजिंग। अच्छा, इसका जो मेन डिफेंस है, मतलब इससे बचने का जो तरीक़ेकार है कि आप इस वल्नरेबिलिटी को किस तरीके से सही कर सकते हैं, और इस वल्नरेबिलिटी की जो प्रिवेंशन आप कह लें वो ये है कि यूज़र कंट्रोल्ड इनपुट आप कभी भी डायरेक्टली क्वेरीज और कमांड्स के ऊपर रन ना करें। डायरेक्टली कभी भी यूज़र कंट्रोल्ड इनपुट या डाटा क्वेरीज के अंदर ना जाए और एज अ कमांड भी रन ना हो। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जिस तरीके से जिसके ज़रिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यूजिंग एन अलाउ लिस्ट और स्ट्रिपिंग इनपुट। एक अलाउ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे जो यूज़र सप्लाई डाटा होगा, जो अलाउ लिस्ट के अंदर मेंशन हुआ है वही आगे जाएगा, बाकी सारा जो है वहाँ से हट जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल खोल के आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने खोली टेक्स्ट फाइल। अब ये एक है अलाउ लिस्ट। इस अलाउ लिस्ट के अंदर क्या है लिखा हुआ है, ए टू जी। ठीक है, ए टू जी, या इसके अलावा हेलो ऑनलाइन अर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, हैकर्स, वाइट हैट हैकिंग। ठीक है, अब ये जो मैंने एक लिस्ट बनाई है ये है अलाउ लिस्ट। मतलब अगर यूज़र इनपुट के अंदर ये डालेगा तभी वो आगे कुछ प्रोसीड हो पाएगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, मतलब जैसे ही यूज़र वहाँ इनपुट फील्ड के अंदर ये लिखने के बाद उस सबमिट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेगा। बस करें, यहाँ पे एक बटन है सबमिट नाउ। ठीक है, इस सबमिट नाउ के बटन के ऊपर जैसे ही वो क्लिक करेगा तो जो यूज़र ने डाटा सप्लाई किया है ना, उसके अंदर अगर ये लिखा हुआ होगा तभी वो आगे जाएगा, वरना वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट कर देगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक मसला ये आ जाता है कि अलाउ लिस्ट अगर हम बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत बड़ी लिस्ट बनानी पड़ती है। तो हम सिंपली एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है, एक ब्लैक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर यूज़र जो है यहाँ पे हु एम आई सर्च करे या हु एम आई अगर इनपुट करे तो वो जो है आगे ना जाए। अगर यूज़र डॉलर का साइन डाले, वेट इज़ डॉलर का साइन डाले तो वो आगे ना जाए। ठीक है, मतलब आगे प्रोसीड ही ना करे। अगर यूज़र इनमें से कुछ डाले तो वो आगे प्रोसीड ना करे। अगर यूज़र इनमें से कुछ डाल रहा है तो वो आगे जो है प्रोसीड ही ना करे। ये हमने ब्लैक लिस्ट बना ली। ठीक है, इसके अलावा LSCD डॉट 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 स्लैश या सिर्फ स्लैश, ये हमने बना ली ब्लैक लिस्ट। अगर यूज़र के सप्लाई डाटा के अंदर ये चीज़ें होंगी तो वो जो है आगे ही नहीं जाएगा, वहीं से उसको हटा देगा, रिजेक्ट कर देगा। स्ट्रिपिंग इनपुट मतलब इफ़ द इनपुट कंटेन्स डेंजरस करेक्टर्स दीज आर रिमूव्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग। अगर उसके इनपुट के अंदर कुछ डेंजरस करेक्टर्स होंगे तो उसको वो ऑटोमेटिकली हटा देगा। फ़र्ज़ करें यूज़र ने जो डाटा सप्लाई किया, यूज़र ने हमें डाटा सप्लाई किया, कौन सा डाटा सप्लाई किया, उस डाटा के अंदर क्या लिखा हुआ था, हु एम आई एंड
साइबर वर्ल्ड, और यहाँ पे उसने लगा दिया कुछ इस तरीके से $, वो माए, एंड यहाँ पे उसने इस तरीके से यूँ लगा दिया, ठीक है। अब इस ऊपर वाली लिस्ट के हिसाब से वो इस चीज़ को देखेगा, ठीक है। स्ट्रिपिंग इनपुट, जो इनपुट हम यूज़र ने दिया उसमें से स्ट्रिप कर देगा जो चीज़ें इसमें मेंशन करी हुई हैं या इस लिस्ट में जो यहाँ पे लगाई हुई है इस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो ये यूज़र ने इनपुट देने के बाद सबमिट आओ के बटन के ऊपर क्लिक किया। अब सबमिट आओ के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद जो डाटा आगे जाएगा या जो डाटा सर्वर पे जाके रन होगा वो क्या होगा, वो होगा सिर्फ ये, ठीक है। बिकॉज ये सारा डाटा जो था स्ट्रिप कर दिया, ये सारा डाटा जो हमारा ये मैकेनिज़्म हमने बनाया यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो हमने मैकेनिज़्म बनाया उसने ऑटोमेटिकली वो सारा डाटा हटा दिया और ये वाला चीज़ हट गई। सिर्फ ये वाली चीज़ जो थी वाइट लिस्ट एक तरीके से थी और ये वाली चीज़ यहाँ पे चली गई एंड सर्वर पे आगे जाके रन हो गई। अब यहाँ पे देख लें डेंजरस करेक्टर्स और इनपुट एज क्लासिफाइड इन इनपुट as any input that can change how the underlying data is processed. Instead of manually constructing allow list or stripping out various libraries existing that can perform these actions for you. अब manually उसको बनाने के लिए पूरी पूरी allow list पूरी stripping out list को बनाने के लिए बनाने की वजह से वो हम manually बनाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी लाइब्रेरीज भी हैं जो आपको इस काम को या इन एक्शंस को परफॉर्म करने में आपके हेल्प आउट करती हैं, तो आप वहाँ पे उन लाइब्रेरीज वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कमांड इंजेक्शन। कमांड इंजेक्शन को यहाँ पे हम जो है देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड इंजेक्शन, उसके बाद लिखा हुआ है कोड एग्जाम्पल। ये कोड है, इस कोड के अंदर हमारी कमांड जाके जो है वो रन हो रही है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स द अबव स्निपेट डज द फॉलोइंग, चेकिंग द पैरामीटर mooning इज सेट, if it is the variable $mooning gets what we passed into the input field, ठीक है। checking the cow, तो सिंपली हम इसका जो है परफॉर्म करेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कमांड इंजेक्शन के बारे में। टास्क नंबर 10 हमारा स्टार्ट हो चुका है। कमांड इंजेक्शन, command injection occurs when a server-side code like PHP in a web application makes a call to a function that interacts with the server's console directly। जब कमांड इंजेक्शन कब होता है, जब एक सर्वर साइड कोड जैसे कि फर्स्ट करें PHP बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर सर्वर को कोड लिखा जाता है बेसिकली, ठीक है, बैकएंड के ऊपर। लाइक PHP इन अ वेब एप्लीकेशन के अंदर मेक्स अ कॉल टू अ फंक्शन दैट इंटरेक्ट्स विद द सर्वर्स कंसोल डायरेक्टली। वो एक एप्लीकेशन, वो जो वेब एप्लीकेशन होती है वो एक कॉल करती है किसी फंक्शन को डायरेक्टली थ्रू द, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता है सर्वर के कंसोल के ऊपर, ठीक है। सर्वर के कंसोल से डायरेक्टली, कंसोल क्या होता है, कंसोल होता है हमारा ये टर्मिनल। अगर मैं टर्मिनल ओपन करूँ तो जो हम वहाँ पे लिख रहे होते हैं वो डायरेक्टली इस टर्मिनल के अंदर एज अ कमांड रन हो जाता है, ठीक है। An injection web vulnerability allows an attacker to take advantage of that call to execute operating system commands arbitrary on the server। अब वो जो एक कॉल हो रही है ना, मतलब हम जब वहाँ पे कुछ इनपुट कर रहे हैं और वो डायरेक्टली जो है उसके एक तरह से आप कह लें टर्मिनल के ऊपर जाके वो एग्जीक्यूट हो रहा है एज अ कमांड, या कमांड के अंदर वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उससे अटैकर क्या कर सकता है, उसका एडवांटेज उठा सकता है एंड वहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करके उसको एक अपनी कमांड वहाँ पे रन करवा सकता है, बिकॉज वो डायरेक्टली हमारे इस टर्मिनल के ऊपर रन हो रही है कमांड। जो सर्वर की तरफ टर्मिनल है या उसका जो कंसोल है वो डायरेक्टली यहाँ पे रन हो रही है और उसका फिर हमें आउटपुट दिख रहा है। The possibilities of the attacker from here are endless. They could list files, read their contents, run some basic commands to do some recon on the server, or whatever they wanted, just as if they were sitting in front of the server and issuing commands directly into the command line। अब जो possibilities हैं ये अटैकर क्या क्या कर सकता है वो endless है, मतलब वो हर चीज़ परफॉर्म कर सकता है वहाँ पे, एंडलेस हैं, लातादाद चीज़ें वहाँ पे वो परफॉर्म कर सकता है। वो आपको जो है फाइल्स को लिस्ट कर सकता है, ls कमांड चला के लिस्ट कर सकता है, आपके उस फाइल्स के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको रीड कर सकता है, सच एज पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह,
या आपकी अगर पर्सनल डाटा वहाँ पड़ा हुआ है वेबसाइट के ऊपर तो उसको वो रीड कर सकता है, और इसके अलावा कुछ बेसिक कमांड्स चला सकता है टू डू सम रिकॉन। रिकॉन क्या होता है, वहाँ पे लुक अराउंड कर सकता है और फर्दर एक्सप्लॉइटेशन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकता है। रिकॉन हमारा जो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पहले स्टेज के अंदर आती है, मैंने आपको जो बताया था, रिकॉनेसेंस एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो वो सारी कमांड्स वहाँ पे चला सकता है। हो सकता है वहाँ पे nmap चला ले, हो सकता है वहाँ पे वो फिर if config चला के आपकी IP देख ले, इसके अलावा लिस्ट कर ले यूज़र्स को, हो सकता है यूज़र्स का पासवर्ड चेंज कर दे, या एक नया यूज़र बना ले, खुद को एक नया यूज़र बना ले एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और अपने आप को एक एडमिन यूज़र के तौर पे पूरे सिस्टम को कंप्रोमाइज़ कर सकता है। फिर वो वॉट एवर दे वांटेड, वो जो चाहता है फिर वो वहाँ पे वो कर सकता है। ये इसी तरीके से है जैसे कि वो जो है आपके इस तरीके से टर्मिनल के सामने बैठा हुआ कमांड्स रन कर रहा है। तो यहाँ पे एलएस भी कर सकता है, या जो यहाँ पे चाहे वो कर सकता है। तो क्लियर करते हैं, सीडी करके हम चलते हैं अपनी कोर्स टीएचएम के अंदर, एंड यहाँ पे एलएस कर सकता है, ls-l कर सकता है, इसके अलावा ऐड यूज़र कर सकता है। ऐड यूज़र करके यहाँ पे कोई यूज़र का नाम लिख देगा, उसके बाद उसका पासवर्ड वगैरह डाल के एंड वो यूज़र ऐड कर सकता है। इसके अलावा यूज़र्स के पासवर्ड को चेंज कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वो परफॉर्म कर सकता है। ये इसी तरीके से जैसे कि वो बिल्कुल आपके इसके सामने बैठा हुआ है, और अगर वो चाहे तो कैट करके डिफरेंट कमांड्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी डिफरेंट हमारे फाइल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी ये चीज़ देख सकता है। हर चीज़ वो जो है कर सकता है। उसके बाद once the attacker has a foothold on the web server, they can start the usual enumeration of your systems and look for ways to pivot around। जब अटैकर वो एक तरह का फुट होल्ड मिल गया आपके वेब सर्वर के ऊपर, फुट होल्ड का मतलब कि उसने जब वहाँ पे कोड एग्जीक्यूशन या कमांड इंजेक्शन एक वल्नरेबिलिटी निकाली, तो कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी से वो कमांड्स रन कर पा रहा है, ठीक है, कर सकता है वो कमांड्स वहाँ पे रन। तो एक तरीके से उसको एक फुट होल्ड मिल गया कि आपके सिस्टम के ऊपर अब वो आ चुका है, एक तरीके से वो आपके सिस्टम के ऊपर वो लैंड कर चुका है, वहाँ पे उसको फुट होल्ड मिल गया। अब वो क्या करेगा आपके वेब सर्वर के ऊपर, मतलब आपका जो वहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया आपको, एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही वहाँ पे चल रहा होता है वेब सर्वर के ऊपर भी। तो वो क्या करेगा, अपना यूजुअल एनुमरेशन स्टार्ट करेगा, आपके डिफरेंट सिस्टम से आप उससे कनेक्टेड हैं उसको एनुमरेट करेगा, चीज़ों को देखेगा। इसके अलावा प्रिविलेज एस्केलेशन एक चीज़ होती है, उसकी वो कोशिश करेगा। उसके बाद आसपास चीज़ों को देखेगा, सिस्टम के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं, कितने यूज़र्स हैं, आसपास चीज़ों को देखेगा, और उसको फिर और ज़्यादा एस्केलेट करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि मैं किसी तरीके से एडमिन बन जाऊँ, या किस तरीके से मैं अंदर घुस सकता हूँ और ज़्यादा बड़ा एडमिन के तौर पे मैं एक्सेस ले सकता हूँ। फ़िलहाल जो मेरा एक्सेस कम है, लेकिन मैं अपना एक्सेस किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ फाइल्स वगैरह का। कोड की एग्जांपल, अब यहाँ पे जो बैकएंड पे कोड रन हो रहा था उसकी यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दे दी है कि कुछ इस तरह का वो पीएचपी कोड होता है। इसके अंदर हमारा जो है इनपुट जो हम देते हैं वो जाता है इसके अंदर, यहाँ पे उसको वो फिर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद वो एज अ कमांड यहाँ पे रन होके उसका आउटपुट हमें नज़र आ जाता है। अब ये जो यहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं। लेट्स कंसिडर सिनेरियो। एक सिनेरियो यहाँ पे इन्होंने बनाया है, वो मैं आपको इसकी मशीन है उसको खोल के मैं दिखाऊंगा यहाँ पे एक्सेसिंग मशीन्स के अंदर। इसको थोड़ी देर में करते हैं एक्सेस। इन सिंपल टर्म्स द अबव स्निपेट डज द फॉलोइंग। जो ये ऊपर का कोड स्निपेट है ये क्या कर रहा है, ये चेकिंग इफ़ द पैरामीटर मूविंग इज सेट, इफ़ इट इज़ द वेरिएबल मूविंग गेट्स what was passed into the input field। सबसे पहले जो कोड है ये चेक करेगा कि मूविंग जो है पैरामीटर वो सेट है या नहीं। अगर सेट होगा उसके बाद ये उस वेरिएबल के अंदर हमारा जो वैल्यू हमने डाली है या उसने जो डाली होगी वो इसके अंदर रख देगा, ठीक है, और ताकि वो आगे इस इनपुट को आगे अपनी कमांड के अंदर एग्जीक्यूट करवा सके। उसके बाद चेकिंग इफ़ द पैरामीटर काउ इज़ सेट, उसके अलावा दूसरा पैरामीटर हमारा काउ, ठीक है, ये काउ है एंड ये है मूविंग। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं ना। लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो, मूव कॉर्प हैज़ स्टार्टेड डेवलपिंग अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर काउ ASCII आर्ट with a customizable text. When searching for ways to implement their app, they've come across the cowsec command in Linux, which does just that. Instead of coding the whole web application, the logic required to make the cow talk in ASCII, they decide to write some simple code that calls the cowsec command from the operating system's console and sends back it contents to the website। अब इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है जिस वेबसाइट के ऊपर सिंपल हम एक काव है वहाँ पे एक ASCII आर्ट किसको कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ASCII आर्ट, तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पे एंड अगर इसमें मैं क्लिक करूँगा ASCII आर्ट आर्काइव,
तो ये जो आर्ट आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, ये होता है ASCII आर्ट, ठीक है। अगर हम जाते हैं यहाँ पे एनिमल्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट आर्ट्स मिल जाएंगे। इधर नीचे हम जाते हैं कैट्स के अंदर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये ASCII आर्ट कहलाता है। ये बेसिकली आपके कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट जो आपकी अल्फ़ाबेट्स कीज़ या डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं उनको मिला के एक तरह का आर्ट जनरेट किया जाता है, उसको कहते हैं हम ASCII आर्ट। ये देखें यहाँ पे एक कैट है, ये भी एक कैट है, एक ये कैट है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आर्ट है, तो इसको कहा जाता है ASCII आर्ट या एस की आर्ट, आई डोंट नो व्हाट्स द ASCII, ASCII, तो कुछ इस तरीके तो कुछ इस तरीके से एस के आर्ट हमें नज़र आता है। दे डिसाइड टू राइट सम सिंपल कोड। अच्छा, फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो अगर पूरी कमांड बनाए, पूरा एक वेब एप्लीकेशन की लॉजिक बनाए, उससे अच्छा उससे अच्छा उसे कमांड मिल गई, काउसे के नाम से कमांड होती है जिसके अंदर हम इस तरह के काम करवा सकते हैं, एसकी आर्ट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो उसने उस कमांड को यूज़ किया जिससे डायरेक्टली जो है हम कोई इनपुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसके टर्मिनल से जाके या उसके कंसोल पे रन होगा और उसका जो आउटपुट होगा वो हमें ला के दे देगा, ठीक है। उसने एक सिंपल सा इसकी कमांड को यूज़ किया और उसने कुछ इस तरह का, मैं आपको इसको स्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट मशीन के ऊपर क्लिक करते हैं, जब ये स्टार्ट होगा तो हम इसको देखेंगे उसने जो आर्ट बनाया है वो किस तरह का नज़र आता है। अब समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास पूरा कोड है, कोड स्निपेट, ये किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले ये क्या करेगा, मूविंग वेरिएबल को चेक करेगा क्या ये सेट है, अगर सेट होगा तो उसके अंदर उस वैल्यू को डाल देगा जो भी डिफाइन की गई होगी या जो हम इनपुट फील्ड में डालेंगे। चेकिंग द पैरामीटर काउ इज सेट, उसके बाद ये एक काउ के नाम से पैरामीटर है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये पैरामीटर है, इसको चेक करेगा और उसके अंदर फिर जो हम वैल्यू डालेंगे उसको उसके अंदर वैल्यू को उसके अंदर डाल देगा उस पैरामीटर के अंदर, ठीक है। द प्रोग्राम देन एग्जीक्यूट्स द फंक्शन, उसके बाद ये प्रोग्राम ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर फंक्शन पास थ्रू पर्ल, पर्ल एक कमांड है, पर्ल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसी की जो है एक ये स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, -f काउ एंड मूविंग। अब ये जो काउ एंड मूविंग है जो हमारा वेरिएबल था उसके अंदर जो हमने डाटा डाला था यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। ये डिनोट कर रहा है कि जो भी इसके अंदर वेरिएबल में डाटा हो वो यहाँ पे ला के रखो। द पास थ्रू फंक्शन सिंपली एग्जीक्यूट्स अ कमांड, the pass-through function simply executes the command in the operating system's console and send the output back to the user's browser। जो पास थ्रू फंक्शन है वो सिंपली उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद ऑपरेटिंग उस कमांड को ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसोल के अंदर एग्जीक्यूट करता है और उसका जो आउटपुट आता है वो हमारे ब्राउज़र के ऊपर, यूज़र्स के ब्राउज़र के ऊपर ले जाके दिखा देता है। यू कैन सी दैट आवर कमांड इज़ फाउंड बाय concatenating द काउ वेरिएबल एंड द मूविंग वेरिएबल्स एट द एंड ऑफ इट। आप देख सकते हैं हमारी जो कमांड क्रिएट हुई है, जो कंस्ट्रक्ट हुई है, वो इन दोनों वेरिएबल्स को मिला के बनी है, ठीक है। Since we can manipulate those variables, we can try injecting additional commands by using simple tricks। अब हम इन वेरिएबल्स को ही मैनिपुलेट करने के बजाय हम कुछ एडिशनल कमांड्स इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कुछ सिंपल ट्रिक्स को यूज़ करते हुए। इफ़ यू वांट टू, यू कैन रीड द डॉक्स ऑन पास थ्रू ऑन PHP वेबसाइट। अगर आप चाहें तो इस कमांड के जो डॉक्स हैं, मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, वो पढ़ सकते हैं PHP की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे लिखी हुई है पास थ्रू एंड इसके अंदर ये पूरे इसके जो है डॉक्यूमेंटेशन है, इसको फिलहाल हम नहीं टच करेंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द फंक्शन इटसेल्फ, सिर्फ इस फंक्शन के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो वेबसाइट हमारे पास है जो हमने स्टार्ट कर ली है, सबसे पहले हम इसके VPN से कनेक्ट कर लेते हैं। क्लियर sudo open VPN, उसके बाद एंड कर देंगे एंड फंडेड बाय IF कन्फिग करके चेक करते हैं ज़रा हमारी रन नहीं कमांड। sudo su करेंगे और उसके बाद हम चला देंगे पिन VPN एंड यहाँ चल जाएगा। IF कन्फिग करते हैं, ये देखें IF कन्फिग करा, 10 0 की IP आ गई।
ट्यून ज़ीरो ये कहते हैं, ये आईपी हमारे पास आ चुकी है। अब हम करते हैं इस वेबसाइट को एक्सेस। कौन से पोर्ट नंबर पे करना है ये आप बताएंगे हमें। ये यहाँ पे है, लिंक को ओपन कर लेते हैं और हम किधर थे, हम यहाँ पे। अब ये जो आपको दिखा रहा है, ये जो पूरी डायग्राम है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना स्क्रीन पेन ओपन कर लेता हूँ, के अंदर चलते हैं, स्क्रीन पेन को उठा के ऊपर रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये पूरी तस्वीर हमारे पास बनी हुई है, इसको अब थोड़ा बहुत समझते हैं। ये जो काउ से ऑनलाइन है, ये वाला जो डब्बा है, ये जो है वेबसाइट है पूरी, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर एक वेरिएबल यहाँ से सेट हो रहा है डिफ़ॉल्ट वाली जगह से, एक वेरिएबल डिफ़ॉल्ट वाली जगह से सेट हो रहा है, और एक वेरिएबल यहाँ से सेट हो रहा है हमारी जो कस्टम इनपुट है, ठीक है। जो हम यहाँ से इनपुट कर रहे हैं, जो ट्राई हैक मूव लिखा हुआ है, यहाँ से एक वेरिएबल सेट हो रहा है। और उसके बाद ये वाली जो कमांड है, ये बैकएंड पे जाके उस ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनल या कंसोल के ऊपर कुछ इस तरीके से रन हो रही है, ठीक है। पर्ल यूज़र बिन काउ से -f, और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ इसने ला के यहाँ पे डाल दिया। और मूविंग वेरिएबल के अंदर हमारी जो वैल्यू सेट हुई थी, वो हुई थी ट्राई हैक मूव। तो ये वाली वैल्यू, जो ट्राई हैक मूव वाली वैल्यू है, इसने इस वैल्यू को ला के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, ट्राई हैक मूव। और उसके बाद हमें ये यहाँ पे शो हो गई इस वेबसाइट के ऊपर। अब हम चलते हैं एक मरतबा इस वेबसाइट के ऊपर और इसको विज़िट करके एक दफ़ा देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट जो है काओ के फंक्शंस हैं। अगर इसको स्मॉल कर देंगे तो यहाँ पे स्मॉल सेट करेगा। ये कहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू सेट कर रहा है डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे ये कर देगा स्मॉल की जगह लिखा हुआ आ जाएगा स्मॉल। जो हम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको रखते हैं डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पे हम लिखते हैं ट्राई हैक मी मूव, और जो उसने लिखा था वही हम लिख देते। जैसे हम एंटर करेंगे या सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने लाके हमारा आउटपुट दे दिया है। ये बेसिकली कैसी कमांड रन हो रही है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये जो सिंपल हमें आउटपुट दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरह की कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट टी एल एस। ये बेसिकली है कुछ इस तरह की एको। एको के अंदर हमारा ये लिखा हुआ है, और एक मिनट, ये कुछ इस तरह की कमांड रन हो रही है। जब हम इसको एंटर करेंगे, आई थिंक इसको सिंगल कोट्स के अंदर करना पड़ेगा। ओके, और ये देखें आपने यहाँ पे ट्राई हैक में मुंह लाके इसने हमें दिखा दिया। तो ये जो कमांड रन हो रही है बैकएंड पे, कुछ इस तरह की एको कमांड की तरह रन हो रही है, जिसका आउटपुट हमें इसके अंदर मिल रहा है। इसके अंदर क्यों मिल रहा है? बिकॉज ये इसने एक स्क्रिप्ट बनाई हुई है, पास थ्रू करके स्क्रिप्ट है, कि जो हम इनपुट करेंगे वो उससे पास थ्रू करके और वो हमें एको के अंदर उस तरीके से रन करके ला के दिखा दे। अगर हम इसको चेंज करते हैं, जैसे किटी करते हैं, किटी करने के बाद लिखेंगे हेलो किटी, अगर हम लिखा तो हमें यहाँ पे जो है देखें एक कैट लाके इसने दिखा दी। ये वही एस की आर्ट है जो कि हमने अभी वेबसाइट के अंदर खोल के देखा था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आउटपुट लाके हमें दिखा रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी कमांड कैसे रन करनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ls करेंगे जो कि एक कमांड है, तो वो एज अ कमांड रन नहीं होगी, वो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से एको हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे ls करते हैं तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रहा है एंड फाइल्स नज़र आ रही हैं, वो ls एज अ कमांड रन हो रहा है। लेकिन वेबसाइट के अंदर जब हम डाल रहे हैं तो वो कुछ इस तरीके से रन हो रहा है, एको करके ls, और यहाँ पे हमें उसका आउटपुट नज़र आ रहा है। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, एज अ कमांड रन करना है उसको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब हम चलते हैं एक्सप्लॉइटिंग कमांड इंजेक्शन। अब कमांड इंजेक्शन का हमने बैकएंड समझ लिया कि बैकएंड पे किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अब हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। So now that we know how the application works behind the curtains, we will take advantage of bash feature called inline command to abuse the Causa server and execute any arbitrary command we want. अब हमें जो समझ में आ गया कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, हम क्या करेंगे, अब एक बैश का फीचर होता है। बैश क्या होता है, ये जो मैं आपका इसमें शेल यूज़ कर रहा हूँ या जो टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ हुई हुई है इसको बनाने में, उसके अंदर कौन सी यूज़ हुई हुई है, वो होती है बैश। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा शेल SH लिखूँगा, अगर नहीं, इसको नहीं लिखते, SH नहीं लिखते, एग्ज़िट करके शेल एक टर्मिनल होती है कमांड, एक मिनट, हाउ टू सी व्हाट शेल
इज ऑन वी आर इन लिनक्स। ठीक है जी, तो इसकी हमें बता देगा कमांड। तो बैश क्या होता है? अगर हम अपने टर्मिनल के ऊपर जाएं तो ये वाला टर्मिनल जो मैं फ़िलहाल अभी यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली बैश के ऊपर ही चल रहा होता है। उसको देखने के लिए कौन सी कमांड हमें पता कैसे चलेगा हमारा जो टर्मिनल है वो कौन सा है? सिंपली हम यहाँ पे एको कमांड चलाएंगे। एको के बाद हम लिखेंगे $साइन एंड शेल। ठीक है, एक मिनट, शेल को कैपिटल लिखना पड़ेगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे हमें शेल बता देगा कि हम यूज़र बिन ZSH मतलब के एक ZSH शेल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा जो है बैश का एक शेल होता है, इसको बैश का शेल भी कहा जाता है। एंड बैश की कमांड्स हम इसके ऊपर रन कर रहे होते हैं। बैश अलाउज यू टू रन कमांड्स विद इन कमांड्स। बैश जो है आपको एक फीचर देता है कि आप कमांड्स के अंदर कमांड्स चला सकते हो। ठीक है, this is very useful for many reasons, but in our case it will be used to inject command within the Causes server to get it executed। ये वाला फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट रीजंस के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल हमारे केस के अंदर हम इसको एज अ कमांड इंजेक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे कि एक कमांड तो रन हो रही है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो एको के अंदर जा रहा है। जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो मैंने आपको पहले भी समझाया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैकर 101 तो ये एज अ एको उसके अंदर जा रहा है और उसके बाद उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स के अंदर एको करके हमें ये चीज़ दिखा रहा है। आई थिंक इसका वीपीएन डिस्कनेक्ट हो गया। कंट्रोल C, कंट्रोल C, A। तो ये देखें, हमने यहाँ पे हैकर 101 लिखा और यहाँ पे इसने लाके दिखा दिया। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये एको के अंदर जो जा रहा है वो एक एज अ कमांड रन हो जाए, बजाय इसके कि वो एज अ टेक्स्ट रन हो उसके अंदर। ठीक है, एज अ टेक्स्ट डिस्प्ले हो आउटपुट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू एग्जीक्यूट इनलाइन कमांड्स यू वुड नीड टू इनक्लोज देम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। इनलाइन कमांड्स के लिए हमें कुछ इस तरह का फॉर्मेट यूज़ करना पड़ता है। $साइन ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन योर कमांड एयर, इसके बीच में कमांड लिखनी है और ब्रैकेट क्लोज करना है। इफ द कंसोल डिटेक्ट्स एन इनलाइन कमांड इट विल एग्जीक्यूट इट फर्स्ट एंड देन यूज द रिजल्ट एज अ पैरामीटर फॉर द आउटर कमांड। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल विच रन्स whoami एज एन इनलाइन कमांड इनसाइड एन echo कमांड। अब यहाँ पे जो कंसोल है अगर वो डिटेक्ट कर लेता है किसी इनलाइन कमांड को तो वो पहले इनलाइन कमांड को रन करता है, मतलब पहले इनलाइन कमांड को चलाता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद इनलाइन कमांड के आउटपुट को अपने दूसरी जो मेन कमांड है उसके अंदर रख के फिर उसको रन करता है। ठीक है, जो फॉलोइंग एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है इसको मैं ज़रा एक तरीके से समझाता हूँ आपको। पेन अपना खोल लेते हैं एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लू, रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली टर्मिनल है, टर्मिनल के ऊपर उसने एको लिखा, माय यूज़र नेम इज़, और उसके आगे उसने हुआ में कमांड को इस तरीके से चला दिया। किस तरीके से? इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने हमें समझाया हुआ है कि इस तरीके से आप चला सकते हो अपनी कमांड्स को यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो उसने क्या किया, हुआ माई लिख दिया कहाँ पे, जो इसने लिखा हुआ योर कमांड हेयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, नंबर फर्स्ट स्टेप के अंदर एग्जीक्यूट हुआ माई, उसने इस हुआ माई को एग्जीक्यूट किया। ये जो हुआ माई की कमांड थी कौन सी वाली, ये वाली हुआ माई की कमांड, पहले उसने इसको एग्जीक्यूट किया और उसका रिजल्ट आया JDOI। फिर उसने नंबर सेकंड पार्ट के अंदर पार्स द रिजल्ट बैक इन द आउटर कमांड, फिर आउटर कमांड के अंदर उसने उस रिजल्ट को रख दिया और उसके बाद एग्जीक्यूट एको, उसने इस एको को एग्जीक्यूट किया जिसका हमें जो है रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो नज़र आ रहा है। कुछ इस तरीके से हमें इसका रिजल्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। माई यूज़र नेम इज़, अब हुआ माई की जगह हुआ माई नहीं लिखा हुआ आया, जो उसकी कमांड में उसका आउटपुट आया था वो लिखा हुआ आया JDOI। इसको अब ज़रा अपने टर्मिनल के ऊपर भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं। तो जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर, Ctrl+Shift+R एट, यहाँ पे चलते हैं Ctrl+L, और उसके बाद यहाँ पे हमें एको लिखना है। एको के अंदर हमें कमांड लिखेंगे वी लव टू हैक द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे $साइन लगाएं, $साइन को ब्रैकेट्स में बंद करें और इसको कुछ इस तरीके से बंद कर दें, और यहाँ पे हम अब इनलाइन कमांड लिख सकते हैं। इनलाइन कमांड में हम ls लिख दें अगर, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले उसने जो है ls किया और ls का जो रिज़ल्ट था उसको यहाँ पे लिखने के बाद इसको रन कर दिया। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ whoami, क्या करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वी लव टू हैक द वर्ल्ड काली, ने ये लिख दिया। ठीक है,
और अगर हम यहाँ पे डाल दें अपना यूज़र नेम, हु एम आई लव टू हैक द वर्ल्ड, ठीक है। हु एम आई की जगह क्या आएगा, ये देखें आप, काली आ गया, काली लव टू हैक द वर्ल्ड। अगर हम काली की जगह कुछ और लिखना चाहें, अगर फर्ज करें हम चला दें डॉलर साइन एको, एको के अंदर हम एक और इनलाइन कमांड चला देते हैं, हैकर, ठीक है। हैकर हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हैकर लव टू हैक द वर्ल्ड। तो हमने एको के अंदर एक एको, ये इनलाइन कमांड इस तरीके से चला सकते हैं और इसी तरीके से इसके ऊपर चल रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सो कमिंग बैक टू द काउसे सर्वर, वापस इस काउसे सर्वर के ऊपर आते हैं। हेयर्स व्हाट वुड हैपन इफ़ वी सेंड एन इनलाइन कमांड टू द वेब एप्लीकेशन। जब हम इनलाइन कमांड सेंड करेंगे फिर क्या होगा, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का होगा। उसके ऊपर जो हमारा इनलाइन कमांड है, मतलब हम कमांड यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं डॉलर साइन ब्रैकेट्स के अंदर हु एम आई कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर ने उसको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दिया पूरे हु एम आई कमांड को, जैसे हमने ऊपर देखा था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके और एज इट इज़ यहाँ पे लाके रख दिया, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, जो हमने वहाँ पे इनपुट दिया वो एज इट इज़ लाके यहाँ पे रख रहे हैं विदाउट एनी फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, वो हमारे को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट इनलाइन कमांड, पहले इनलाइन कमांड को एग्जीक्यूट करेगा जिसका हमारे पास इसका यूज़र नेम जो है या हुआ हमारे का जो आउटपुट आया है वो आया है यहाँ पे, हम कह सकते हैं अपाची आया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अपाचे आ गया और फिर उसके बाद ये इस पूरी कमांड को रन करेगा इस तरीके से। इसके अलावा हम इसके अंदर ढेरों सारी कमांड्स चला सकते हैं। अब हम जाते हैं इसके यहाँ पे और यहाँ पे ज़रा कोशिश करते हैं एक हमारे कमांड चलाने की। अगर हम चलाएं यहाँ पे ls, तो ls चलाई है हमने, यहाँ पे देखें ls के अंदर इसने क्या ला के दे दिया, css wrapper.txt index.php एंड js। अब यहाँ पे ls करने के बाद हमें सारी फाइल्स उसने ला के दे दी। अगर हम सिर्फ ls लिखेंगे ना तो ये हमें सिर्फ ls ला के ले देगा। अगर हम इनलाइन कमांड की किसकी तरह ls लिखेंगे ना तो ये हमें इस तरीके से ला के देगा। अगर हम इनलाइन कमांड के अंदर लिख देते हैं ls-ls, तो देखें इसने कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट ला के यहाँ पे दे दिया है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। व्हाट स्ट्रेंज टेक्स्ट फाइल इज़ इन द वेबसाइट्स रूट डायरेक्टरी। अब वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी को ls करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर साइन और ब्रैकेट्स के अंदर ls/रूट करेंगे। रूट के अंदर तो कुछ भी नहीं आया। अगर हम लिखते हैं नहीं इस तरीके से नहीं, डॉलर साइन ls, तो सिंपली यहाँ पे हमें सिर्फ ls ही लिखना पड़ेगा। आई थिंक ये रूट डायरेक्टरी के अंदर ही है। तो ls लिखने के बाद हमें ये स्ट्रेंज फाइल एक नज़र आ रही है wrapper.txt, इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे इसका आंसर में पेस्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। हाउ मैनी नॉन रूट नॉन सर्विस नॉन डेमन यूज़र्स आर देयर। कितने नॉन रूट एंड नॉन सर्विस एंड नॉन डेमन यूज़र्स हैं, मतलब रूट भी ना हो, सर्विस भी ना हो और डेमन भी ना हो, वो कोई यूज़र होना चाहिए। तो मतलब कितने यूज़र्स हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी /etc/password की फ़ाइल के अंदर। तो मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्या होता है, यूज़र्स की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी आईडी वगैरह होती है, उनके जो शेल होते हैं वो उसमें लिखे हुए होते हैं और जो यूज़र के नेम्स होते हैं, यूज़र नेम्स आप कह लो कि वो भी उसमें लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, cat//password, जब इसको एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इसने etc पासवर्ड ला के दे दी। अगर मैं अपने टर्मिनल के ऊपर जाके इसको रन करूँगा तब भी इसका कुछ ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा, cat/etc/password, ये देखें आपको जिस तरह का इसका रिज़ल्ट आया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका रिज़ल्ट यहाँ पे भी आया। तो कह रहा है नॉन रूट नॉन डेमन एंड नॉन सर्विस, रूट भी नहीं होना चाहिए, ये डेमन भी नहीं होना चाहिए, और नो लॉगिन नो लॉगिन, नो लॉगिन का मतलब ये यूज़र है ही नहीं, ठीक है। ये तो एन सिंक, ये कोई सर्विस वगैरह है। नो लॉगिन नो लॉगिन, इसका भी नो लॉगिन है, इसका भी नो लॉगिन है, इसका भी, इसके अंदर यूज़र कौन है, नो लॉगिन पिन, ये भी नो लॉगिन है। सर्वर है, ये तो कोई सर्विस है। गेम्स, ये नो लॉगिन है।
नो लॉगिन, नो लॉगिन, नो लॉगिन, नो लॉगिन, नो लॉगिन, नो लॉगिन, नो लॉगिन। तो आई थिंक इसके अंदर कोई भी यूज़र नहीं है। ADM आई थिंक, बल्कि नो लॉगिन है ना। कंट्रोल F, नो लॉगिन। कितने सारे नो लॉगिन है। अगर हम यहाँ पे लिखें नो लॉगिन, तो एक ये आ रहा है शट डाउन, लेकिन शट डाउन तो एक सर्विस है, ये भी एक सर्विस है, लेकिन कोई भी नहीं है। तो अगर ज़ीरो होगा तो कट करते हैं। अच्छा खैर, ये अभी थोड़ी देर में सबमिट, ये देखें हो गया सबमिट। तो उसके ज़ीरो यूज़र्स, ठीक है, कोई भी उसके अंदर यूज़र नहीं है जो कि नॉन रूट, नॉन सर्विस या नॉन डेमन हो, ठीक है। मतलब रूट भी ना हो, सर्विस भी ना हो, डेमन भी ना हो, इन तीनों के अलावा कोई यूज़र है ही नहीं, ठीक है। रूट यूज़र ही बना हुआ है उसके ऊपर। व्हाट यूज़र्स इज़ दिस ऐप रनिंग एज, ये जो ऐप चल रही है ये कौन सी यूज़र से चल रही है, उसको चेक करने के लिए अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम ये रन करते हैं हुआ मैं कमांड को, जिससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा यूज़र है, ठीक है। काली यूज़र है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हमने ETC पासवर्ड के अंदर काली लिखा हुआ आ रहा है ना, ये उसकी होम डायरेक्टरी आ रही है। तो हम हुआमाई के ज़रिए पता लगाते हैं कि हमारा यूज़र कौन सा है। अब यहाँ पे हम चलाते हैं हुआमाई कमांड। हुआमाई कमांड कैसे चलेगी, $, ब्रैकेट्स के अंदर हुआमाई, ठीक है, और इसको करते हैं सबमिट। सबमिट करने के बाद ये देखें अपाची का यूज़र नेम है उसका, वो चल रहा है, ठीक है। अब पता क्या चला कि ये कमांड सक्सेसफुली रन हो गई, बिकॉज अगर वो रन नहीं हुई होती तो वो एज इट इज़ जो हमने इनपुट दिया था वो देती। हुआमाई लिखा, ये हुआमाई लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो कमांड सक्सेसफुली रन कैसे हो गई उसका हमें आउटपुट से अंदाज़ा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे $साइन लगाया मैंने, इसके अंदर मैंने लिखा HUMI, सबमिट किया, तो यहाँ पे अपाची इसने ला के दे दिया, ठीक है। अपाची के नाम से ये चल रही है। सबमिट करते हैं। और ये सबमिट हो गया। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द यूज़र्स शेल सेट एज, मतलब इसका जो अपाचे का जो शेल है वो कौन सा है। तो इसके अंदर शेल किधर होता है, अगर हम यहाँ पे करते हैं सेट ETC पासवर्ड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर यूज़र के आगे उसका शेल लिखा हुआ आ रहा है। जो रूट है यूज़र, उसका शेल है यूज़र बिन ZSH। और इसके अलावा और कौन सा हमारे पास यूज़र है, बाकी तो सारे नो लॉगिन है। ये देखें मैं जो यूज़र हूँ काली, मैंने यहाँ पे अगर हुआ मैं किया तो मैं यूज़र काली हूँ, और काली का जो शेल है वो है यहाँ पे यूज़र बिन ZSH, ये शेल लिखा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कौन सा शेल है, इसका हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, हम यहाँ पे कैट करेंगे इसी पासवर्ड को, और फिर उसके अंदर अपाचे का शेल देख लेंगे। अपाचे का शेल है एस बिन नो लॉगिन, आई थिंक ये शेल है इसका, एस बिन नो लॉगिन, क्योंकि वार डब के बाद ही होता है, वो तो उसकी होम डायरेक्टरी आ रही है ना। तो अब अगर इसको कॉपी करके पेस्ट करें एंड / लॉगिन, तो ये इसका शेल है एस बिन नो लॉगिन, ठीक है। तो आज ये कह रहा है व्हाट वर्जन ऑफ एल्पाइन लिनक्स इज़ रनिंग। अब इसके ऊपर एक जो लिनक्स रन हो रहा है वो रन हो रहा है एल्पाइन लिनक्स का वर्जन पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, $साइन और इसके अंदर एक कमांड चलानी होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हिंट के अंदर, तो क्या कह रहा है ETC एल्पाइन रिलीज़। तो ये वाली जो है डायरेक्टरी के अंदर हमें मिलेगी। हम गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, इसको हम कॉपी करके गूगल के ऊपर लेके जाएंगे, तो चेक करने का क्या तरीका होता है, उसकी कमांड हमें यहाँ पे मिल जाएगी। कमांड प्लीज़ एंड अल्पाइन -v और अल्पाइन वर्जन, इस तरीके से भी देख सकते हैं। पहले गूगल वाली कमांड चला के देखते हैं, अल्पाइन -v करके, वी एंटर, अल्पाइन -v कुछ भी नहीं आया, $साइन। उसके बाद एक और कमांड बताई थी इसने, अल्पाइन वर्जन, ALPINE वर्जन, में भी कुछ नहीं बता रहा। तो हम एक काम करेंगे, तो पूछेंगे फाइल पाथ, फाइल पाथ अब हमें बता देगा, क्योंकि हमने उसकी हिंट के अंदर भी देखा था। इसके अंदर यहाँ पे कहीं पे भी नहीं। ये देखें यूज़र ETC एंड OS रिलीज़ कमांड, तो ज़रा चला के देखते हैं।
$, कैट कंट्रोल शिफ्ट वी, एंड ये वाली कमांड अगर चलाते हैं हम तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एल्पाइन, और इसका ये देखें वर्जन हमें मिल गया 3.16.0। कॉपी करते हैं। इसके अलावा इसका सिर्फ वर्जन भी यहाँ पे लेके आया जा सकता है। वो किस तरीके से, ETC एल्पाइन रिलीज अगर करेंगे ना तो इसका यहाँ पे सिर्फ वर्जन भी आ जाएगा। कंट्रोल V करके, एक मिनट, कंट्रोल एड, क्या करेंगे यहाँ पे कैट, और इस तरीके से अगर रन करेंगे तो ये सिर्फ वर्जन भी दे देगा। लेकिन ये वाली जो कमांड है ना ये ज़्यादा अच्छी है, इससे जो है पूरा डाटा आ रहा है। तो जितना ज़्यादा डाटा है उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। OS रिलीज़, एंड यहाँ पे हमें 3.16.0 का वर्जन मिल गया। अब हम इसका वर्जन यहाँ पेस्ट करेंगे एंड सबमिट करेंगे तो हमारा OS कमांड इंजेक्शन का जो है कंप्लीट हो चुका है टास्क। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ, जो है इनसिक्योर डिज़ाइन। ये सिंपल सा है काफ़ी, इसको समझने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इनसिक्योर डिज़ाइन। इनसिक्योर डिज़ाइन रेफर्स टू अ वल्नरेबिलिटी विच आर इनहेरिट टू द एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। दे आर नॉट vulnerabilities regarding bad implementations or configurations, but the idea behind the whole application or a part of it is flawed from the start। ये जो वल्नरेबिलिटी है इनसिक्योर डिज़ाइन, ये उसके कोड के अंदर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी नहीं होती, या एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर के अंदर कोई ऐसी खास वल्नरेबिलिटी नहीं होती। ये जो होती है बेसिकली जो उस वेबसाइट की वर्किंग का आइडिया होता है या पूरा उसका तरीक़ेकार होता है, उसके ऊपर मुनहसर होती है। रिगार्डिंग बैड इम्प्लीमेंटेशंस और कॉन्फ़िगरेशन, बैड इम्प्लीमेंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये वल्नरेबिलिटी नहीं होती, बट द आइडिया बिहाइंड द होल एप्लीकेशन एज अ पार्ट ऑफ इट इज़ फ्लॉड फ्रॉम द स्टार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम these vulnerabilities occur when an improper threat modeling is made during the planning phases of the application or propagate all the way up to the final app। अच्छा, इसको पूरा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है इतना लंबा लंबा, सिंपली जस्ट इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर चलते हैं। इनसिक्योर पासवर्ड रीसेट को देख लेते हैं, ये भी इनसिक्योर डिज़ाइन के अंदर ही आती है। अ गुड एग्जांपल ऑफ अ सच वल्नरेबिलिटी अकर्ड ऑन इंस्टाग्राम अ व्हाइल अगो। इंस्टाग्राम के ऊपर कोई वल्नरेबिलिटी निकली, इसको देखते हैं ज़रा। हाउ आई कुड हैक्ड इंस्टाग्राम अकाउंट। तो इसको $30,000 की बाउंटी मिली है, और ये पूरी इसकी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट या आप कह सकते हैं पूरी, अब तो ये फिक्स हो चुकी है वल्नरेबिलिटी, लेकिन आप ये पूरी जो है वो पढ़ के समझ सकते हैं इसको। आपको ये इसका लिंक जो है इसी के अंदर मिल जाएगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक के न्यू टैप करेंगे तो यहाँ पे ये पूरी खुल जाएगी, ठीक है। इसको फिलहाल बंद करते हैं एंड अब फोकस करते हैं अब इसके ऊपर। इंस्टाग्राम अलाउ यूजर्स टू रीसेट देयर पासवर्ड फॉरगॉटन पासवर्ड बाय सेंडिंग देम अ 6 डिजिट कोड टू देयर फ़ोन नंबर विया SMS और वैलिडेशन, SMS फॉर वैलिडेशन। अच्छा, जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना पासवर्ड रीसेट करते हो तो वो आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक 6 डिजिट का कोड सेंड करता है, ताकि आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो सके और उसके बाद आप अपना न्यू पासवर्ड बना सकें, जिससे अटैकर से आपका बच जाता है अकाउंट। क्योंकि जब अटैकर करेगा तो अटैकर के पास वो 6 डिजिट कोड नहीं रिसीव हो पाएगा, बिकॉज वो आपके फ़ोन पे आएगा। और जो अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आपने किसी को भी ये शेयर नहीं करना होता, ये आपका अपना पर्सनल होता है। कभी भी अगर आपके पास आए तो आपने किसी को शेयर नहीं करना, भले वो कैसा भी हो, ठीक है। As expected, this is not directly possible as Instagram had rate limiting implemented so that after 250 attempts the user would be blocked for trying further। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, जैसे कि उस इंस्टाग्राम की वेबसाइट जो थी काफ़ी सिक्योर थी और उसके ऊपर एक तरह की रेट लिमिटिंग लगी हुई थी। रेट लिमिटिंग का मतलब क्या होता है कि 250 अटैम्प्ट्स की उसकी लिमिट लगी हुई थी। मतलब एक आईपी एड्रेस से या एक कंप्यूटर से आप जो है 250 अटैम्प्ट्स कर सकते हो उस कोड को लगाने की, उसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद ये देखो आपने, ये देखो आप इसके अंदर मेंशन हुआ है ना कि इसने 0 0 थी, उसके बाद इसने पहली एक रिक्वेस्ट ट्राई करी, 250 तक उसने ट्राई करी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोड्स लगा के। पहले उसने ट्राई किया होगा 0 0 0 0 0 1, उसके बाद 0 0 2, इस तरीके से उसने पूरा ट्राई किया होगा। उतनी लंबी उसकी वेरिएशन की पूरी रेंज बनी होगी। तो उसने जब 250 तक ट्राई किया तो उसके बाद 251 से इस इंस्टाग्राम की वेबसाइट ने उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 251 से उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इस बंदे ने क्या किया, चलते हैं इधर।
However, it was found that the rate limiting only applied to code attempts made for the same IP. If an attacker had several different IP addresses from where to send request, he could now try to 50 codes per IP. For 6-digit code, you have a million possible codes, so an attacker would need, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 100, अच्छा 1 million/250 equals to 4,000 IPs to cover all the possible codes. This may sound like an insane amount of IP addresses could have, but cloud services make it easy to get them at a really relatively small cost, making this attack feasible. अच्छा जी, तो अब इसको समझते हैं। जो अटैकर है, अच्छा, जो रेट लिमिटिंग थी ना उस वेबसाइट के ऊपर, वो सिर्फ एक आईपी एड्रेस से ही थी। मतलब एक आईपी एड्रेस से आप 250 अटैम्प्ट कर सकते हो, एक अकाउंट पे आप 250 अटैम्प्ट नहीं कर सकते। मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बस करें, आप यहाँ पे आप हैं, ठीक है जी, आपका जो अकाउंट है, तो आप जो है अपना रीसेट कर रहे हैं और आपको कोड डालने का ऑप्शन यहाँ पे उस वेबसाइट ने दे दिया कि आप अपना जो है कोड डालो यहाँ पे, इधर अपना कोड एंटर करो। एंड आपकी आईपी जो है वो है 10.10.10.39, ठीक है। तो आप जब इस आईपी से यहाँ पे कोड डालेंगे तो उसकी पूरी रेंज के लिए वो क्या कह रहा है कि 4,000 आईपी एड्रेसेस उसको चाहिए थे, ठीक है। यहाँ पे पूरे 1 मिलियन उसके बनते हैं वेरिएशंस या उसके पॉसिबल कम्बिनेशंस जो बनते हैं। टोटल 6 डिजिट के 6 डिजिट कोड के सारे 0 to 9 एंड पूरे उसकी जो कॉम्बिनेशन की लिस्ट बनेगी वो बनेगी 1 मिलियन के करीब, और उसके लिए उसको 4,000 आईपी एड्रेसेस चाहिए। तो ये जो है तो फिर उसने क्या किया, एक अपनी क्लाउड के ऊपर अकाउंट बनाया। क्लाउड से क्या होता है, क्लाउड में आप एक अपना सर्वर ले लेते हो, तो जाहिर सी बात है, आप क्लाउड पे सर्वर खोला तो उसकी आईपी आपके जो घर के अंदर कंप्यूटर है या जो घर के अंदर राउटर है उससे अलग है। तो उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्वर्स लेके, अब डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्वर्स लिए तो उसने जो है 4,000 आईपीज़ किसी ना किसी तरह जमा कर ली, और उन 4,000 आईपीज़ से 250 करके अटैम्प्ट्स करना शुरू कर दी। तो फिर जब उसने इस काम स्टार्ट किया तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके उसको जो है सक्सेसफुली वो कोड मिल गया जो कि वो ब्रूट फोर्स करना चाह रहा था। अब जो आपके मोबाइल के ऊपर कोड आया था, वो अगर एज इट इज़ आप बता दोगे तो वो एक या दो दफ़ा में आप लगा लोगे, ठीक है। लेकिन हमें कोड पता ही नहीं है तो हम उसको ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस वी ट्राई, हर पॉसिबल कम्बिनेशन ट्राई करेंगे। स्टार्ट होगा हमारा 000 से, और ये जाएगा हमारा टोटल 999999। इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, अगर हम चलते हैं चैट जीपीटी के पास, काम करते हैं, हम इससे पूछते हैं हाउ मैनी वेरिएशंस ऑफ दिस वुड बी। इसको पेस्ट करते हैं हम, तो ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट कम्बिनेशंस आर, नहीं 6 डिजिट ना, 6 डिजिट पिन नंबर्स आर पॉसिबल। इसके ऊपर ज़रा वेबसाइट के ऊपर जाते हैं एंड यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर 1 मिलियन पॉसिबल 6 डिजिट पिन नंबर्स फॉर 0 to 9 digits can be repeated by using permutations. This because the 10 possible digits for each position and are the 6 positions. So total number of position combination is 10 to the power of 6, which is equals to 1 मिलियन। मतलब 1 मिलियन रिक्वेस्ट उसको भेजनी है, 250 रिक्वेस्ट पर आईपी अलाउड है। तो ये सारा इसका सिनेरियो वगैरह है, और इस तरीके से वो अटैक हुआ। अब उसने जब वो ट्राई किया उस तरीके से क्लाउड में सर्वर्स वगैरह लेके, जैसे आप देख सकते हो कंप्यूटर 1 से उसने 250 ट्राई करे, कंप्यूटर 2 से 250 के आगे 500 ट्राई करे, और कंप्यूटर n मतलब 3 यहाँ पे आ गया, और इसने पूरे ऑल द वे थ्रू 999999 तक 1 मिलियन ट्राई कर लिया। अब जब ये सारे ट्राई करे तो इसमें उसको कोई ना कोई तो सही मिला होगा, बिकॉज हमने सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस तो ट्राई करे हैं यहाँ पे। तो जब इसको सही यहाँ पे मिल गया, दैट मीन्स वो वहाँ पे उसने डाला और उसको पासवर्ड रीसेट का फंक्शनैलिटी उसको मिल गई। उसने बगैर उस बंदे से कोड मांगे उस कोड को ब्रूट फोर्स करके पता लगा लिया कोड क्या था, और सही कोड को डाल के उसने जो है वहाँ पे एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लिया, जिससे क्या हुआ, यूज़र का अकाउंट हैक हो गया। किसी एक खास यूज़र का अकाउंट जिसकी वो कोशिश कर रहा था वो हैक हो गया। बेसिकली ये एक डमी अकाउंट बना के ट्राई कर रहा होगा, बिकॉज ये एक बाउंटी हंटर था, सिक्योरिटी रिसर्चर था, ठीक है। नोटिस हाउ द वल्नरेबिलिटी इज रिलेटेड टू द आइडिया दैट नो यूज़र वुड बी कैपेबल ऑफ यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ आईपी एड्रेसेस टू मेक concurrent request to try a brute force
अ न्यूमेरिक कोड। अब यहाँ पे आपने देखा ये एक इस तरह की वल्नरेबिलिटी है जिसके अटैक को ट्राई करना और उसको सिमुलेट करना इतना ज़्यादा मुश्किल है, और इसको हम आइडिया ही नहीं लगा सकते थे कि क्या इस तरीके से भी कोई अटैक कर सकता है। अब इसने अपने न्यू आइडिया लेके आया, अब यही सेम आइडिया ये इंस्टाग्राम के अलावा कितनी और वेबसाइट्स के ऊपर भी ट्राई करेगा, और उसको हो सकता है वहाँ पे मिल जाए वल्नरेबिलिटी और उसको उसकी बाउंटी भी मिल जाएगी। द प्रॉब्लम इन हेयर इज़ द डिज़ाइन रादर दैन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एप्लीकेशन इट्सेल्फ। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन के डिज़ाइन के अंदर मसला है, ना कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, ठीक है। सिंस इनसिक्योर डिज़ाइन वल्नरेबिलिटीज़ आर इंट्रोड्यूस्ड एट सच अ अर्ली स्टेज डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इनसिक्योर डिज़ाइन की वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादातर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर ही निकल आती हैं, लेकिन कुछ होती हैं ऐसी जो रह जाती हैं। अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल। इस पूरे को नहीं पढ़ूंगा वरना हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, आप खुद पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल के ऊपर, जिससे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका आइडिया हो जाएगा। ऐड 1 आवर कर लेते हैं, 1 घंटा ऐड हो गया है। तो हमने अब इसको एक्सेस किया, यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है, एंड यहाँ पे एक फॉरगॉट पासवर्ड फंक्शनैलिटी है। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं आई फॉरगॉट माई पासवर्ड, यहाँ पे क्या कह रहा है, एंटर योर यूज़र नेम। अगर हम यहाँ पे डालते हैं एडमिन, कंटिन्यू कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द यूज़र डजेंट एग्जिस्ट। अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे इसने बताया हुआ होगा ना, आई थिंक यूज़र क्या कह रहा है, प्रैक्टिकल टू नेविगेट दिस एंड गेट द जोसेफ्स अकाउंट। अच्छा, जोसेफ इसने एक यूज़र नेम बताया हुआ है, कंट्रोल वी जोसेफ एंड पासवर्ड इफ़ इट वाज जोसेफ, लेट्स ट्राई। नहीं, पासवर्ड जोसेफ नहीं है, एरर यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट। तो अब फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके यहाँ पे हम डालते हैं अपना यूज़र नेम जो कि था जोसेफ, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, और ये हमसे क्या पूछ रहा है, और नेवर कर देते हैं। ये पूछ रहा है प्लीज़ आंसर वन ऑफ द सिक्योरिटी क्वेश्चन टू कंफर्म योर आइडेंटिटी। अब इन तीनों में से किसी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का हमें आंसर करना पड़ेगा, इससे जो है हम पासवर्ड को रीसेट कर पाएंगे अगर हमने इसके सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू रीसेट। अच्छा, दिस एप्लीकेशन ऑल्सो हैज़ अ डिज़ाइन फ्लॉ इन इट्स पासवर्ड रीसेट मैकेनिज्म, कैन यू फिगर आउट द वीकनेस इन द प्रपोज्ड डिज़ाइन एंड हाउ टू एब्यूज़ इट। पूछ रहे हैं क्या आप यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए जिससे आप इसके इस फीचर को अब्यूज़ करके, मतलब इस फीचर को बाईपास कर दें किसी न किसी तरह, या इसका कोई सही आंसर ढूंढ लिया जाए जिससे इसका पासवर्ड हम रीसेट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाता हूँ व्यू पेज सोर्स में, एंड यहाँ पे देखता हूँ हो सकता है कुछ काम का मिल जाए। यहाँ पे तो फिलहाल कुछ नहीं है काम का। चलते हैं अपने आंसर द क्वेश्चंस बिलो वाले सेक्शन पे। ट्राई टू रीसेट जोसेफ पासवर्ड, कीप इन माइंड द मेथड यूज्ड बाय द साइट टू वैलिडेट इफ़ यू आर इंडीड जोसेफ। क्या कह रहा है, अब जोसेफ का जो पासवर्ड है उसको रीसेट करने की कोशिश करो। कीप इन माइंड, अपने जहन में एक बात रखो, जो मेथड वेबसाइट यूज़ कर रही है वैलिडेट करने के लिए, वो है, मतलब वो ये वैलिडेट कर रही है कि आप जोसेफ हो या नहीं हो। तो अब इसको हम किस तरीके से अब्यूज़ कर सकते हैं, हाउ वी कैन मिस यूज़ इट। व्हाट इज़ योर मदर्स सिस्टर सन नेफ्यू नेबर्स योर फ्रेंड्स नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड व्हाट इज़ योर फर्स्ट पेट्स करंट एड्रेस। तो एक काम करते हैं, इसको अगर हम 1 कर दें, रीसेट पासवर्ड 1 कर दें किसी तरह .php, तो अच्छा ये 2 है, रीसेट पासवर्ड 2.php है। अच्छा, आप ये देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ निकाली ढूंढ के, अगर रीसेट पासवर्ड 1.php पे जाएंगे, रीसेट पास 1.php, तो ये यूज़र नेम मांग रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे यूज़र नेम ना भी दें, क्योंकि ये बगैर यूज़र नेम के कंटिन्यू आगे नहीं जा रहा, तो हम यहाँ पे 2 को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर 3 होगा तो आई थिंक वो पासवर्ड चेंज करने वाला ही होगा। क्या कह रहे हैं, नहीं, ये 3 को एक्सेस नहीं करने दे रहा आई थिंक। यहाँ पे हम डालते हैं इसका यूज़र नेम, कंटिन्यू करते हैं, 2 आ गया। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वही डाल दें जोसेफ और कंटिन्यू करें, तो ये एरर दे रहा है कि इनकरेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे जाके इसका आंसर दें तो ये फिर भी एरर दे रहा है। अगर यहाँ पे जाके इसका आंसर देते हैं तीसरे का, फिर भी एरर दे रहा है। क्या करें, प्लीज़ आंसर वन ऑफ द सिक्योरिटी क्वेश्चंस टू कंफर्म योर आइडेंटिटी। तो अब देखते हैं हमें इसमें करना क्या पड़ेगा। उसके बाद ये कह रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फ्लैग इन जोसेफ्स अकाउंट। तो हिंट पे क्लिक करते हैं, इसको देखते हैं, इज़ देयर एनी सिक्योरिटी क्वेश्चन दैट कैन बी ईजिली गेस्ड। ये क्या कह रहा है
यहाँ पे कोई ऐसा सिक्योरिटी क्वेश्चन है जो आराम से गेस किया जा सकता है। आई थिंक वो है व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तरह का ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इस आईपी एड्रेस को, इस लिंक को करेंगे हम यहाँ से कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद हम खोलेंगे अपना फायरफॉक्स एंड खोलेंगे अपना बर्ब स्वीट। ठीक है, बर्ब स्वीट खोलेंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं अब, इससे हम इसके आंसर को गैस कर सकें। ठीक है, ये हटा देते हैं, ऑफ कर देते हैं इसको। एंड अगर हम इसको एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेस हो गया। अब हम चलते हैं अपने बर्ब सूट के अंदर, वेयर इट इज़, बर्ब सूट कहाँ चला गया, ये आ गया। ओके, जब तक बर्ब सूट खुल रहा है तब तक हम वहाँ पे अपनी फॉक्सी प्रॉक्सी को लगा लेते हैं। खुल गया बर्ब सूट, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट बर्ब। तो यहाँ पे हम अपनी फॉक्सी प्रॉक्सी को बर्ब के ऊपर सेट कर देंगे और इसको यहाँ पे इसका नाम डालेंगे जोसेफ, आई थिंक जो था इसका, क्या था इसका यूज़र नेम। चलते हैं यहाँ पे एंड इसका यूज़र नेम देख लेते हैं, जोसेफ। कंट्रोल सी, कॉपी करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं फायरफॉक्स के ऊपर एंड यहाँ पे इसका यूज़र नेम डाल के कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ गया व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर। तो फेवरेट कलर की जो हम रिक्वेस्ट डाल रहे होंगे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं रेड कलर और इसकी रिक्वेस्ट को हमें कैप्चर करना है अपने बर्ब सूट के अंदर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं बर्ब सूट प्रॉक्सी इंटरसेप्ट इज़ ऑन। एंड अगर हम रेड लिख के कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे बर्ब सूट में कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, ये कैप्चर हो गया हमारा। अब इसको राइट क्लिक करके हम करेंगे इंट्रूडर में सेंड करेंगे और उसके बाद इसको स्नाइपर रखेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने बाकी आपको 3 बताए नहीं क्योंकि वो थोड़ा डीप में है और उसका आप नेट पे जाके और भी सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं, वरना कोर्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम गूगल पे आने के बाद सर्च करेंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन कलर लिस्ट ऑफ आंसर्स एंड यहाँ पे हम लिख देंगे गिटहब। तो गिटहब के ऊपर हमें कोई उन कलर्स की एक लिस्ट मिल जाएगी जो उसके आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये देख सकते हैं हमें एक पूरी लिस्ट मिल गई, ये सारे कलर्स हैं। 147 लाइंस की है, इसको हम करते हैं पूरी लिस्ट को कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद इसके पेलोड्स में जाते हैं और इसको पूरी लिस्ट को करते हैं पेस्ट। पेस्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसको सबसे पहले करेंगे क्लियर और इस रेड जहाँ पे लिखा हुआ है ना रेड, उसको ऐड कर देंगे। सिर्फ ऐड कर दिया, पेलोड हमने ऐड कर दिया है, रिसोर्स पूल का कोई काम नहीं है। और जैसे इसको कर देंगे स्टार्ट अटैक, ओके करेंगे और यहाँ पे हमारा जो है अटैक स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अटैक हमारा चल रहा है। इसका जो हो सकता है स्टेटस कोड 200 ओके आ जाए या इसकी लेंथ जो है वो डिफरेंट आ जाए। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा उसकी लेंथ डिफरेंट आएगी। यहाँ पे 372 आ रहा था एंड यहाँ पे 373 आने लगा। इसमें क्या चेंजिंग हो सकती है, 372 एंड 373। अच्छा, यहाँ पे कीप अलाइव मैक्स इक्वल्स टू 100 है। अच्छा, यहाँ पे अभी चल रहा है। जो फेवरेट कलर येलो। तो वेबसूट का स्कैन जो होता है इसको रन होने देते हैं पूरे को ना। तो भाई सक्सेसफुली हमें यहाँ पे एक जो है अच्छा रिस्पांस मिल चुका है। सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर जाएंगे और इस लेंथ वाले पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है ये एक लेंथ मिल रही है जो कि 367 है। वैसे क्या मिल रही थी 372 एंड 373 आमतौर पे, लेकिन यहाँ पे हमें मिली है 367 और इसके अंदर जो कलर है वो ग्रीन है। एंड इसके अंदर अगर हम रिस्पॉन्स को देखें तो इस रिस्पॉन्स के, वैसे हमारे 372 वाले रिस्पॉन्स लेंथ के अंदर कैसा रिस्पॉन्स था, इसके अंदर जो लोकेशन वाला हेडर है उसके अंदर लिखा हुआ था रीसेट पास टू .php एरर इक्वल्स टू 1। ये आप लोकेशन पे ध्यान दीजिएगा, लोकेशन इसकी ये लिखी हुई है। लेकिन अगर हम जाते हैं इस ग्रीन वाले के ऊपर तो हमारी जो लोकेशन है रीसेट पास 3.php हो गई है। ठीक है,
मतलब हमारा वहाँ पे जो है सही आंसर ग्रीन है। तो सिंपली हम चलेंगे इस वेबसाइट के ऊपर एंड हम यहाँ पे डाल देंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड इट इज़ ग्रीन। एंड इसको अगर हम करते हैं कंटिन्यू, तो हम यहाँ पे रीसेट पासवर्ड 3 पे आ चुके हैं। सक्सेस द पासवर्ड फॉर यूज़र जोसेफ हैज़ बीन रीसेट टू दिस। मतलब एक ये पासवर्ड रीसेट हो गया, हमारे पास एक ये पासवर्ड आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं ताकि इसके अंदर हम अपना पासवर्ड लिख लें। और जो यूज़र नेम है वो था JOSEPH, आई थिंक यही था। चेक कर लेते हैं एक ज़रा। JOSE कॉपी एंड V। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लॉगिन करेंगे। ये हमारा यूज़र नेम आ गया एंड ये हमारा पासवर्ड। अब हम करते हैं लॉगिन। जैसे ही हमने लॉगिन किया, यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलता है। डॉक्स के अंदर एक है notes.txt और इसके अंदर रिमेंबर टू मूव प्राइवेट फाइल्स आउट ऑफ द सर्वर, प्राइवेट फ्लैग डॉट टी एक्स टी। तो ये हमें सक्सेसफुली फ्लैग मिल चुका है, ये आप देख सकते हैं। ट्राई नॉट टू इवन कैट्स क्लाउड सेव यू। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी एंड चलते हैं यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद इसको करते हैं, सबसे पहले इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसको जो है सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। आई थिंक मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो ये थोड़ी देर में सबमिट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सारे आंसर जो है करेक्ट हो चुके हैं और हमारा जो है इनसिक्योर डिज़ाइन वाला भी लैब जो है वो लैब सॉल्व हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम अपने सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की तरफ।